Livelong Limited has a continuous need of cutting machinery to perform a particular function. तो हमको एक मशीनरी का ज़रूरत है to perform a particular function vital to the firm's activities, which is important for the firm's activities. There are two machines in the market. तो दो मशीनरीज है मार्केट में, अल्फा एंड बीटा. वन इज अल्फा एंड अनदर इज बीटा, दैट इज ए एंड बी. दो मशीनरीज है. Investigations show that data relating to the cost and the life expectancy of each of the machineries as under. दोनों का परचेज प्राइस क्या है, दोनों का रेसिड्यूल वैल्यू क्या है जब उसका यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगा, रिकरिंग कॉस्ट कितना है, यूजफुल लाइफ कितना है, वो हमको दे रखा है. टू मशीन्स आर आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी. तो दोनों का कैपेसिटी क्या है, सेम. एंड क्वालिटी ऑफ द वर्क, यानी दोनों में से कोई भी मशीनरी से काम करेंगे वी विल बी एबल टू गेट द सेम क्वालिटी ऑफ द आउटपुट. डिस्काउंटिंग रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको दे रखा है 10% का. प्रोड्यूस वर्किंग दैट विच मशीनरी इज मोस्ट इकोनॉमिकल, दैट इज अ क्वेश्चन. प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू. सो ओवर हियर ये क्वेश्चन में हमको आप लोग देख सकते हो डेट से कोई भी रेवेन्यू का इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा. चलो, तो वी अंडरस्टैंड दैट से ये क्वेश्चन में हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करने का है, कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दे रखा है. तो दोनों ऑप्शंस का कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे और दोनों में से जिसका कॉस्ट कम होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विद मी. स्टेप नंबर 1, इन्वेस्टमेंट. मशीनरी ए और मशीनरी बी दो मशीनरीज है. So write down answer इन्वेस्टमेंट. मशीनरी ए और मशीनरी बी. मशीनरी ए का देखो तो परचेज प्राइस क्या दे रखा है, मशीनरी बी का परचेज प्राइस क्या दे रखा है, 90,000. हमको डिप्रीशिएशन का इंफॉर्मेशन दे रखा है, सॉरी टैक्स का इंफॉर्मेशन दे रखा है, नहीं दे रखा है. टैक्स का इंफॉर्मेशन है या नहीं है फ्रेंड्स, यू कैन सी दैट टैक्स का इंफॉर्मेशन नहीं है. तो डिप्रीशिएशन फाइंड करने का जरूरत है या नहीं है, नहीं. तो डिप्रीशिएशन कैलकुलेट नहीं करते. स्टेप नंबर 2, depreciation. So we understand that the depreciation is not required. उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, टर्मिनल कैश फ्लो. टर्मिनल कैश फ्लो में दो होगा, ए और बी, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्रैप वैल्यू. बताइए तो मशीनरी ए का स्क्रैप वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में. मशीनरी ए का स्क्रैप वैल्यू हमको दे रखा है 5,000 और यहाँ पे 7,000. ये हमको 5,000 कब मिलेगा, at the end of 4th year. ये 7,000 कब मिलेगा, at the end of 7th year. Step number 4, calculation of recurring cash flow. रिकरिंग कैश फ्लो में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी आएगा. सो ए और बी in that annual running cost.
मशीनरी ए का हमको इन्फॉर्मेशन दे रखा है 10,000 और मशीनरी बी का हमको दे रखा है 8,000. So over here it is 10,000 and over here it is 8,000. ये जो रिकरिंग कॉस्ट है मशीनरी ए का वो कहां से लेकर कहां तक होगा? ईयर 1 to ईयर 4. और बी का क्या होगा? ईयर 1 to ईयर 7. स्टेप नंबर 4, I'm sorry 5. हाँ, उस पर मैं लिख रहा हूं डिसीजन मेकिंग. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो. मशीनरी ए, ईयर 0, ईयर 1 to ईयर 3 एंड 4th ईयर. ईयर 0 में देखो तो परचेज प्राइस कितना है उसका? 50,000. रिकरिंग कॉस्ट कितना है? 10,000. लास्ट ईयर में स्क्रैप वैल्यू कितना मिलेगा? 5,000. यानी क्या होगा? 10,000 का आउटफ्लो होगा और 5,000 का इनफ्लो होगा. यानी नेट कैश आउटफ्लो हो जाएगा 5,000 का. इससे हमको डिस्काउंट करना है. व्हाट इज द डिस्काउंटिंग रेट? 10%. ईयर 0 का फैक्टर क्या है? 1. हमको फैक्टर्स दे रखा है क्वेश्चन में या फाइंड करने का है? फाइंड करने का है. कितना बेटा? ईयर 1 to ईयर 3 का. थैंक यू. और लास्ट ईयर का? सो ईयर 0 का कैश आउटफ्लो है 50,000. रिकरिंग कैश आउटफ्लो है 24,869. लास्ट ईयर का 3,415. आई थिंक इट इज 78,284. उसके बाद बी मशीनरी. बी मशीनरी का टोटल लाइफ कितना है फ्रेंड्स? 7 ईयर्स है. ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? उसका स्प्लिट करेंगे. ईयर 0, ईयर 1 to ईयर 6 एंड 7th ईयर. ईयर 0 में देखो परचेज प्राइस कितना है? 90,000. 1 to 6 का कैश आउटफ्लो क्या होगा? देखो तो रिकरिंग कॉस्ट कितना है? 8,000. और लास्ट ईयर में स्क्रैप वैल्यू कितना मिलेगा?
तो जो भी फ्यूचर के कैश फ्लो से उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट कर दिया। तो वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द पॉइंट एट विच वी कैन टेक द डिसीजन। सर क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों का यूजफुल लाइफ क्या अलग अलग है। सो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंपेरेबल बनाने के लिए इट इज रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्वलाइज्ड एनुअल टर्म। यानी प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो को हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करेंगे विद द एन्युइटी फैक्टर फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स, और दोनों में से जो ऑप्शन का इक्वलाइज्ड एनुअल कैश आउटफ्लो कम होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। चलो रेड एन आंसर। कैलकुलेशन ऑफ इक्वलाइज्ड एनुअल कैश आउटफ्लो। उसमें लिखो प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय PVIFA at K cost of capital for n number of years. मशीनरी A और मशीनरी B ऐसा करके दो मशीनरी का है। मशीनरी A is 78,284 डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा, PVIFA at the rate of 10% for 4 years। सेकेंड का है 1,25,355.6 डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा, PVIFA again at the rate of 10% for 7 years। So 3.1699। So I think 24,696। $25,748.83। सो हम लोग मशीनरी ए को परचेज करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली वी आर रिक्वायर्ड टू टेक अ डिसीजन दैट्स अबाउट विच मशीनरी टू बी परचेज्ड। हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है, एक परचेज प्राइस का, दूसरा हमको रनिंग कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दे रखा है, तीसरा हमको स्क्रैप वैल्यू का इंफॉर्मेशन दे रखा है। सिर्फ ये तीन इंफॉर्मेशन ही दे रखे हैं हमको, टैक्स का इंफॉर्मेशन दे रखा नहीं है, इसलिए डिप्रीशिएशन फाइंड करने का जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंटली दोनों का यूजफुल लाइफ अलग अलग है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले दोनों का प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो का कैलकुलेशन किया, और दोनों में से जो ऑप्शन का प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कम है वो ऑप्शन को हमने सिलेक्ट किया। आई एम सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो को फिर हमने इक्वलाइज एनुअल टर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो भले ईयर जीरो टर्म में है बट इट इज रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्वलाइज एनुअल टर्म, दैट इज हमको ईयरली खर्चा दोनों का कैलकुलेट करना है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। दिस इज द वे वी हैव टेकन द डिसीजन। Now friends, just I want to show you a small explanation. I request everybody to pay attention for that. जो अल्फा कंपनी है उसके लिए you can see that हमको स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, it is 5,000 at the end of the 4th year. Students are requested to pay attention. 1 divided by 1.1, first year, second year, third year, fourth year. fourth year का फैक्टर है 0.6830।
तो मैंने क्या किया, स्क्रैप वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू टर्म में कन्वर्ट किया, तो ये ईयर 0 का क्या क्या हो गया, कैश इनफ्लो हो गया. We understand at say year 0 में we are required to purchase a machinery for 50,000. So 50,000 divided by 5,000 का scrap value divided by 1 divided by 1.1, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल का फैक्टर समेशन है 3.1699. यानी मैंने क्या किया, इसको सिर्फ इक्वलाइज एनुअल टर्म में कन्वर्ट किया. सो 5,000 इंटू 0.6830 3415, उसको डिडक्ट किया मैंने 50,000 रुपये से, डिवाइडेड बाय 3.1699, तो आंसर आता है 14,696. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी रिकरिंग कॉस्ट दे रखा है 10,000. रिकरिंग कॉस्ट क्या होता है, वो ऑलरेडी इक्वलाइज एनुअल टर्म में होता है, वो ऑलरेडी ईयरली टर्म में होता है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इन दोनों का समेशन कर सकते हैं, एंड विद दैट से वी कैन गेट द आंसर. यानी हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. आई रिपीट माई एक्सप्लेनेशन. मैंने क्या किया, 5,000 का जो स्क्रैप वैल्यू है उसको मैंने ईयर 0 में डिस्काउंट किया, यानी वो ईयर 0 का वैल्यू हो गया. 50,000 का परचेज प्राइस है, उसमें से वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्क्रैप वैल्यू मैंने निकाल दिया, यानी मेरे पास क्या आ गया, ईयर 0 में खर्चा आ गया, डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर करके मेरे पास क्या आ गया, ईयरली खर्चा आ गया. उसमें मैंने क्या किया, डिप्रीशिएशन उसमें मैंने क्या किया, जो मेरा रिकरिंग कॉस्ट है उसको ऐड कर दिया. दैट इज द वे से द इक्वलाइज एनुअल कॉस्ट वो कैलकुलेट करेंगे. ऐसा सिंपल प्रोसीजर पॉसिबल है क्यों, क्योंकि यहाँ पे टैक्स और इन सब का इंफॉर्मेशन दे रखा नहीं है. दैट इज द रीजन दैट दिस सिंपल प्रोसीजर इज पॉसिबल ओवर हियर. Same thing that we can do for the other machinery as well. Chalo, second part of the question. By how much and in which direction would the acquisition cost of alpha need to after in order for both the machineries to be equally economical? That is a question. Chalo, try to give answer for the second part of the question. तो लेट अस अंडरस्टैंड. यहाँ पे हमको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि मशीनरी ए का परचेज प्राइस कितना चेंज होना चाहिए जिसकी वजह से बोथ द ऑप्शंस आर इक्वल इन अ वे दैट से यू आर इनडिफरेंट वेदर टू बाय द मशीनरी ए और टू बाय द मशीनरी बी. दैट इज अ क्वेश्चन. वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर मशीनरी ए का जो परचेज प्राइस है वो बढ़ना चाहिए, तो ही क्या होगा, लेट्स से दीज टू ऑप्शंस विल हैव द सेम कॉस्ट. मशीनरी ए का परचेज प्राइस कितने अमाउंट से बढ़ना चाहिए, वी अंडरस्टैंड दैट से इन दोनों का हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और उसको हम लोग एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ का आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ का आंसर एग्जैक्टली ये आना चाहिए. अकॉर्डिंगली वी आर रिक्वायर्ड टू से मेक द कैलकुलेशन. सो वी अंडरस्टैंड दैट से लाइक दिस. रिटन आंसर, purchase price of machinery A should increase by following amount. उसमें मैं लिख रहा हूं difference in equalized annual cash outflow into PVIFA so difference in equalized annual cash outflow 25,748.83 minus 24,696 .
So it is 3337. So this is the amount by which the purchase price should increase.